हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं नेमीचंद जानी। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का जो टॉपिक है आपके मैथ्स में, आप सभी जानते हैं कि आरएस के पेपर में जो आरएस प्री होता है उसमें मैथ्स के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। आरएस प्री में मैथ्स के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 8 ही टॉपिक है, उन्हीं में से आएगा। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इन मैथ्स के टॉपिक को छोड़ देते हैं और बाकी तैयारी के साथ जाते हैं, तो उनके लिए एग्जाम में ऑलरेडी 8 या 10 क्वेश्चन तो कम हो ही गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमने एक ऐसा किया है कि हम जो ये 8 से 10 टॉपिक है इनको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे आपके लिए कि कम से कम समय में हम आपको उतना बता सकें कि आप कम से कम इन क्वेश्चंस को सही करके आ सकें। क्योंकि आपके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकें। हाँ, मानते हैं हम कि प्री जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन अगर आप मान लो 1-2 नंबर से कहीं रह जाते हो तो फिर आपकी जितनी भी तैयारी है मेंस की वो बेकार चली जाती है। इसलिए हम कहीं कुछ भी अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि प्री से पहले हम सारी चीज़ें पढ़ के जाएं। और ये जो टॉपिक है आपके कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, आपके जो टॉपिक है सिलेबस में वो है, पहला है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। और जो दूसरा टॉपिक है वो है परसेंटेज, तीसरा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चौथा है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी इसमें टेबल बार ग्राफ जो आते हैं वो, और पांचवा है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। छठा है मीन मोड मीडियन। सातवां है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और लास्ट जो आपका 8वां टॉपिक है आपके सिलेबस में वो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो हम बारी बारी से हर टॉपिक को इतना पढ़ेंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन सही हो जाए इससे। यानी कि एक बार आप इन सबको यहाँ पढ़ लोगे और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो आप 8 के 8 टॉपिक से जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 8 या 10 उन सबको आप कर पाएंगे और बाकियों से थोड़ा एज ले लेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसका कारण ये है कि ये पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका एक तो ये है कि इसका बहुत लोगों को इस टॉपिक से डर लगता है, उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है। तो एक तो उस डर को दूर करने के लिए पहले यही टॉपिक आपको स्टार्ट किया जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो है कई लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके 11th-12th में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, तो उनको थोड़ी मैथ्स में दिक्कत आती है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये ऐसा है जिसमें मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये अपने आप में डिफरेंट टॉपिक है, इसका पीछे की मैथ्स से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये एक तरह से आप देख सकते हो कि ये एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। तो इस टॉपिक को इसीलिए सबसे पहले लिया जा रहा है कि आपको सबको आसानी से समझ आ सके, फिर धीरे धीरे हम सीखते सीखते सारे टॉपिक लेते जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ताकि आपके जो इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक जो डर बढ़ा हुआ है वो निकल सके। ठीक है, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यह है क्रमचय एवं संचय।
बहुत सारे लोगों को तो इस टॉपिक के नाम से ही डर लगता है, लेकिन जितना आप इसको मुश्किल समझते हो इतना हार्ड है नहीं। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसकी मेन चीज़ को समझ गए कि इसमें क्या यूज होता है, तो फिर ये टॉपिक सबसे ईजी टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा तह में नहीं जाना, हमें उतना सीखना है कि हम एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आए उसको सही कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले कई लोगों को तो इसमें यही कन्फ्यूजन है कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपका यही कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। देखो, क्रमचय जो है ये होता है सीक्वेंस या अरेंजमेंट। क्रम से आप समझ रहे होंगे, सीक्वेंस या अरेंजमेंट। क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसको अभी उदाहरण से भी समझेंगे कैसे। और संचय का मतलब होता है सिलेक्शन या सेलेक्ट। ये चीज पहले समझो आप कि मैंने जो लिखा अरेंजमेंट और सेलेक्ट, इसका क्या मतलब होता है। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को किस किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, उसके विन्यास क्या क्या हो सकते हैं, वो उसका अरेंजमेंट होता है। और सेलेक्ट करना अलग चीज होती है कि किसी चीज को आपने सेलेक्ट कर लिया। मेन डिफरेंस आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाता हूँ कि अरेंजमेंट क्या होता है और सेलेक्ट क्या होता है, सिलेक्शन जो होता है वो क्या होता है। आप जानते हैं कि क्रिकेट की एक टीम होती है, उसमें 11 प्लेयर तो खेलते हैं, लेकिन जब किसी दौरे के लिए टीम जाती है, खेलने के लिए जाती है, तो उसमें 15 प्लेयर की एक टीम घोषित की जाती है। 15 प्लेयर 15 प्लेयर इसलिए किए जाते हैं कि कोई चोटिल हो जाए तो उनकी जगह वो खेल सके और बाकी ऑप्शन हो। तो 15 प्लेयर की एक टीम होती है पूरी, उसमें से अब मैच में खेलने हैं केवल 11। मैच में केवल 11 प्लेयर ही खेल पाएंगे। 11 प्लेयर को खिलाना पड़ता है। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। ठीक है, अब कप्तान के पास ये दुविधा रहती है कि वो 15 में से 11 प्लेयर को किस किस को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो पहला ये तो यहाँ पे क्या किया उसने, 15 में से 11 प्लेयर का क्या किया उसने, सिलेक्शन किया, उनको सेलेक्ट किया। तो ये तो है संचय, यानी किसी चीज को सेलेक्ट करना, 15 में से 11 प्लेयर को चुनना, क्या हुआ, ये हुआ संचय। अब देखना, आप आगे अरेंजमेंट बताएंगे तब दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएगा। पहला तो मैंने कहा कि 15 प्लेयर है टोटल, उनमें से कप्तान को 11 प्लेयर चुनने खेलने के लिए, तो 15 में से 11 को चुनना है। अभी उसको सीक्वेंस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आगे पीछे हो उससे मतलब नहीं है। अभी उनका मेन फोकस है कि 11 प्लेयर डिसाइड हो कि ये खेलेंगे। तो ये कितने तरीकों से वो चुन सकता है उन 11 प्लेयर्स को, कितने तरीकों से 11 प्लेयर्स को चुन सकता है, ये तो होता है संचय। अब उसने 11 प्लेयर चुन लिए, कप्तान ने 11 प्लेयर चुन लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब बैटिंग ऑर्डर आता है। मान लो उस टीम ने टॉस जीती और बैटिंग करनी है उसको। अब बैटिंग ऑर्डर आता है तो फिर कप्तान के पास ये सिचुएशन रहती है कि पहले किसको भेजे, 2 नंबर पे किसको भेजे खेलने के लिए, 3 पे किसको भेजे। ये क्या है, ये अरेंजमेंट है। अब यहाँ जो है ना ऑर्डर मैटर करने लग गई। जहाँ ऑर्डर मैटर करने लग जाता है वो अरेंजमेंट होता है। यानी पहले पर किस खिलाड़ी को भेजे, फिर दूसरे नंबर पे, ये मतलब नंबरिंग हो गई। यानी अब अरेंजमेंट करना है कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो ये हुआ। अब 11 प्लेयर में से पहले पे किसको भेजना, दूसरे पे किसको भेजना, तीसरे पे किसको भेजना, चौथे पे किसको भेजना, ऐसे करके 11 तक किसको भेजना। ऐसे वो किसको भेजेगा, इसके कितने तरीके हैं उसके पास, इस अरेंजमेंट के कितने तरीके हैं, ये होता है क्रमचय। आप क्रमचय के माध्यम से निकालोगे कि वो कितने तरीकों से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर से लेके 11 नंबर तक प्लेयर्स को भेज सकता है। यानी मान लो पहले प्लेयर को 1 पे भेज दिया, तो अब दूसरे नंबर पे भेजने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, फिर तीसरे पे भेजने के लिए कितने ऑप्शन है, वो होता है अरेंजमेंट। ठीक है, और सेलेक्ट करना, यानी 15 में से 11 को सेलेक्ट करना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो, वो होता है संचय। तो पहली बात तो आपको मैं मानता हूं कि क्रमचय और संचय में अंतर स्पष्ट हुआ होगा कि आज तक आप कंफ्यूज हो गए कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। आज आपने देखा कि क्रमचय जो होता है वो होता है अरेंजमेंट, यानी यहाँ पे होगा कि पहला कौन उसके बाद कौन, या ये दोनों एक दूसरे के उलट भी तो हो सकते थे। तो मतलब अरेंजमेंट मैटर करेगा। जहाँ अरेंजमेंट निकालना होगा वहाँ क्रमचय पढ़ेंगे, और जहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्शन करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, वो होगा संचय। तो मेन डिफरेंस यही है, क्रमचय मतलब अरेंजमेंट और संचय मतलब सिलेक्शन। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे क्रमचय को पहले पढ़ेंगे, संचय को बाद में पढ़ेंगे। क्रमचय से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको पहले जानेंगे। पहले तो क्रमचय की परिभाषा जानेंगे, क्रमचय क्या होता है, फिर उसमें उदाहरण लेंगे, मैन्युअली उदाहरण लेंगे कि क्रमचय को इस प्रकार से हम ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं।
पहले हम क्या करेंगे कि कोई लेंगे, संख्या ले ली हम या वर्ड ले लिया, उसको पहले मैन्युअली अरेंज करेंगे। मैन्युअली अरेंज करके आपको बताएंगे कि देखो ये इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये इसके विन्यास बन सकते हैं। फिर हम एक फॉर्मूला बता देंगे आपको, यानी आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा, आगे जब कोई भी बड़ी डिजिट आएगी या बड़ा वर्ड आएगा तो उस कंडीशन में आपको उस फॉर्मूले से ही उसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं ये निकालना है। मतलब हम पहले तो मैन्युअली पढ़ेंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला बता देंगे, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस एग्जाम में वो करने। मैन्युअली एग्जाम में करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो इस क्रमचय और संचय नाम के टॉपिक की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हम मैन्युअली काउंट करने बैठ जाएंगे तो हमारे को 2-2, 4-4 दिन लग सकता है उन चीज़ों में। तो उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्रमचय और संचय नाम का टॉपिक आया। तो ये तो आसान करने के लिए आया, इसलिए इसको मुश्किल बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि ये टॉपिक तो आसान करने के लिए बनाया गया है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रमचय। क्रमचय यानी परम्यूटेशन। अभी मैंने आपको कहा कि ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये होता है अरेंजमेंट। कितने तरीकों से अरेंजमेंट किया जा सकता है, ये होता है क्रमचय, अरेंजमेंट होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, 2 चेयर है, 2 चेयर, ये एक है और ये दूसरी चेयर, 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी 2 लोग हैं। इन 2 लोगों को यहाँ पे इन चेयर्स पे बैठाना है, तो मैं कितने तरीके से इनको बैठा सकता हूँ? तो देखो बैठाने के तरीके चाहिए, मतलब अरेंजमेंट चाहिए उनको, तो यहाँ पे हम काम करेंगे परम्यूटेशन पे। परम्यूटेशन पे देखो 2 लोग हैं, इनको मैं कैसे कैसे यहाँ पे बैठा सकता हूँ? यहाँ पे ए बैठा सकता हूँ पहली चेयर पे और दूसरी पे बी, ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि पहली चेयर पे बी बैठ जाए और दूसरी पे ए, तो 2 तरीके हुए ना इसको बैठाने के। तो यही है अरेंजमेंट, यही है विन्यास बैठने का। तो यहाँ से इनको 2 लोगों को 2 तरीके से बैठाया जा सकता है। लेकिन ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपने कर लिया, लेकिन एग्जाम में जो आएगा बड़ी संख्या आएगी, तो उसको करने के लिए हम आपको फॉर्मूला बता देंगे। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है, कि ए और बी बैठा है, लेकिन दूसरी वाले में पहली पे बी बैठा है और दूसरी पे ए बैठा है। ठीक है, देखो जैसे आपके पास एक शब्द है CAT, ठीक है, आपके पास एक शब्द है CAT। आपने क्या किया, इसमें जो ये अक्षर थे इनको उल्टा सुल्टा लिख दिया, अलग कर दिया आपने लिख दिया ACT, एक को पहले लिख दिया, C को बाद में और T लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन है? कॉमन ये है कि दोनों में जो भी शब्द है, वो जो अक्षर लिखे हुए हैं, दोनों शब्दों में जो अक्षर है ना ये सेम है, लेकिन दोनों का तो बिल्कुल ही मीनिंग अलग है। इसका तो एक्ट होता है विधेयक कुछ ऐसे, और केट का मतलब बिल्ली होता है। देखो हमने सिर्फ अक्षर को इधर उधर किया और पूरा मीनिंग चेंज हो गया। अक्षर को इधर उधर करने से मीनिंग चेंज हो गया। तो यही तो आपको पता करने है कि किस किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है और किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी कोई संख्या है 135 है, आप कर दो 5 1 3, देखो दोनों में जो डिजिट है वो सेम है, दोनों में जो डिजिट है वो सेम है, लेकिन संख्याओं में कितना डिफरेंस हो गया देखो। तो यही तो विन्यास है, यही तो अरेंजमेंट है कि इसको इस तरीके से भी अरेंज कर दिया। तो यही तो आपको तरीके पूछे जाते हैं कि कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अब इसको भी सिर्फ इसी तरीके से नहीं, और भी कई तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। 4 लोग आपके सामने बैठे हैं, A B C D ऐसे बैठे हैं, लेकिन इनको चेंज कर दिया, D यहाँ आ गया, A B C आ गया। तो ये और ये दोनों अलग विन्यास हुए ना, अलग तरह का अरेंजमेंट हुआ ना। एक तरह का अरेंजमेंट ये और दूसरे तरह का अरेंजमेंट ये। यानी मैं कह सकता हूं कि अक्षरों, संख्याओं और जो है ये अरेंजमेंट, इनको चेंज करने से अगर इनका अर्थ चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, या दूसरी नई चीज बन जाती है, हो सकता है ऐसी चीज बन जाए जिसका कोई अर्थ ना हो। अगर मैं इनके अक्षरों को यहाँ से संख्याओं को चेंज कर दूं तो कोई नई चीज बन जाती है, तो वहां पे है क्रमचय, वहां पे क्रमचय करना होता है। मेनली मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी जगह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रमचय का यूज है। क्रमचय का यूज है संख्याओं में, संख्याएं इधर उधर चेंज करके, वर्ड्स को चेंज करके, और सीटिंग अरेंजमेंट में, सीटिंग आदमियों को बैठाने की व्यवस्था को लेकर कि क्या क्या व्यवस्था उनको बैठाने की
हो सकती है। ठीक है, अब देखो मैं अब आपको एग्जाम्पल लेके ये चीज़ें समझाता हूँ अरेंजमेंट की। एग्जाम्पल लेके कैसे, जैसे मान लो 3 लोग हैं ए बी और सी, 3 लोग हैं, 3 जगह इनको बैठाना है, ये पहली जगह, ये दूसरी और ये तीसरी। इनको कितने तरह से या कितने प्रकार से यहाँ पे बिठाया जा सकता है, कितने तरीके इनके बैठाने की, और जितने तरीके हैं ना वही इनका परम्यूटेशन है, वही इनका क्रम है। देखो ये हो सकता है कि पहली जो चेयर है उस पर ए बैठ जाए, पहली चेयर पे आपने ए बैठा दिया, दूसरी पे बी बैठ जाए और तीसरी पे सी बैठ जाए, ये एक पहला तरीका। दूसरा तरीका कि पहली पे तो ए बैठा है लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तीसरा तरीका, जो पहली चेयर थी उसी पे चेंज कर दिया, उस पे हमने बी कर दिया, पहली पे बी बैठा है तो दूसरी चेयर पे ए बैठ सकता है और तीसरी पे सी बैठ जाएगा इस कंडीशन में। चौथी में पहली पे तो बी बैठा है लेकिन दूसरी पे सी आ जाए और तीसरी पे ए आ जाए। पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहली पे सी बैठा हो तो यहाँ क्या बैठ सकता है, ए और बी, तो मान लो पहले ए बैठा दिया तो इस पे बैठ जाएगा बी। और छठी क्या है, सी बी ए, यानी 3 लोग हैं ए बी सी, इनको 3 जगह बिठाने के इतने तरीके हैं, इनको 3 जगह बिठाने के इतने तरीके हैं। ये हमने इसको किया मैन्युअली सोल्व, आपने लिख के सोल्व किया कि एक तरीका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये तरीका, पांचवा ये। लेकिन इससे ज़्यादा लोग हो फिर बैठाने में दिक्कत आ सकती है आपको, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ उस फॉर्मूले को यूज करना है। फॉर्मूला क्या है वो देख लो, एन पी आर फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी आपको सब चीज़ें बताई जाएगी कि यार फैक्टोरियल क्या है, आर क्या है, एन क्या है, लेकिन पहले आपको इस फॉर्मूले को याद करना होगा क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या होगी, कोई वर्ड होगा, उसको हम फॉर्मूले से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम फॉर्मूले से सोल्व करने वाले हैं। ये कितने वे हो गए, 6 वे हो गए ना, तो यही फॉर्मूले से आने चाहिए अपने इसके 6 आंसर। 3 लोग हैं, 3 जगह पे बिठाना है, 3 लोगों को 3 जगह पर बिठाना है, तो एन तो है ना वो होगा टोटल केस, हमारे टोटल कितने केस हो सकते हैं। और आर क्या हो गया, आर क्या हो गया, हमें जो चाहिए, हमें जो चयनित करना है, हमें जो अरेंजमेंट चाहिए उसका होगा। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं तो एन क्या हो गया 3, और बैठाना कितनी जगह पे है, 3 ही जगह पे बैठाना, तो आर हो गया 3। यहाँ इसको करोगे आप 3p3 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 3 फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसको अभी डायरेक्ट करके सोल्व कर देता हूँ, बाकी आगे अभी मैं आपको फैक्टोरियल बताने जा रहा हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है, इसको कैसे ओपन करते हैं। 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, और 3 फैक्टोरियल को लिखते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 6 तरीके यहाँ से आ गए, और 6 ही तरीके आपके यहाँ से आए थे, 6 ही वे आपके यहाँ से आए थे, और 6 ही तरीके आपके यहाँ से आ गए। अब मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ, उसमें एन क्या है, आर क्या है वो देखते हैं, और फैक्टोरियल क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं। देखो इतनी देर में हमने कुछ नहीं देखा ज़्यादा, हमने सिर्फ इतना देखा कि जो परम्यूटेशन है वो व्यवस्था है, या आप कह सकते हो अरेंजमेंट है, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने के तरीके हैं कि कितने तरीक़ों से उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। हमने 3 आदमी लिए ए बी सी, इनको 3 कुर्सियों पे बैठाना है, 1 2 3 कुर्सियाँ आपके पास पड़ी है, उन पे आप किस किस तरीके से इनको बैठा सकते हो। पहली पे ए बैठा सकते हो, दूसरी पे बी, तीसरी पे सी, पहली पे ए, दूसरी पे सी, तीसरी पे बी, इस प्रकार से आप इनको बैठा सकते हो। यह आपने मैन्युअली सोल्व किया कि हम इनको इस प्रकार से बैठा सकते हैं, लेकिन क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है कि हमें इतना कुछ करना ही ना पड़े। तो मैंने कहा कि इसका एक फॉर्मूला होता है एन पी आर फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 3 लोगों को बैठाना था, आगे 4 लोगों को हो सकता है, 5 लोगों को हो सकता है, या किसी और वर्ड से कोई नए वर्ड बनाना हो सकता है, तो इसलिए आपने देखा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब मैं थोड़ा फॉर्मूले पे डिस्कशन करता हूँ कि फॉर्मूले में किस चीज़ का क्या मतलब है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल इंक्रीज करते जाएंगे आपके क्वेश्चंस का, और एक पोजीशन पे ऐसे आएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या किसी और एग्जाम्स में आसपास में बने हैं, उनको सबको हम सोल्व करवा देंगे और आप भी उन सबको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला।
फॉर्मूला है एन पी आर, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं कहूँ तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला है एन में आर चीजें अरेंज करने के तरीके। ये है ये फॉर्मूला। एन हो जाएगा टोटल एलिमेंट हो जाएगा एन, और आर जो होगा आपको रिक्वायर्ड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा आर। जितनी आपके पास स्थान है, जितनी आपके पास जगह है वो हो जाएगा आर, और एन हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब ये क्या बोला है फैक्टोरियल वाली, देखो एन फैक्टोरियल ये क्या है, इसको ऐसे समझो, यानी अगर आपके लिखा है 3 के साथ फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि हम इसी संख्या से लिख देते हैं और गुणा करना चालू कर देते हैं जब तक 1 ना आए। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। आप कहोगे 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और 1। देखा, अब इसको गुणा करो कितना होता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, इसकी 4 3 12 और 2 24, 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, और 120 से कितने आ गए, देखो 3 दूनी 6, 24 24 पंजे 12 चिकाटी 72, 720। ये आप चाहे तो याद भी रख सकते हो। मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब समझाया। फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या को वहाँ से लेके 1 तक गुणा करना है। जैसे 8 के साथ अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 10 के आगे लगा हुआ तो 10 से गुणा करते करते आएंगे जब तक 1 ना आए। 20 के आगे लगा हुआ तो 20 से गुणा करते करते आएंगे जब तक 1 ना आए। ये होता है फैक्टोरियल। आपको समझ में आ गया सर कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, यहाँ से किया आपने तो n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2, ऐसे करते करते जाओगे और लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक आप गुणा करते करते जाओगे। यही मतलब है इसका, यानी n को गुणा करते जाओगे तब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक गुणा करते जाएंगे। n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। आपने इतनी देर में सिर्फ n फैक्टोरियल का मतलब सीखा कि किसी भी संख्या के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ, फैक्टोरियल को बोलते हैं, ये जो होता है ना ये, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं क्रम गुणित। अब हिंदी से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा किया जाए, यानी 3 के बाद क्रम 2 गुणा 1, तो क्रम गुणित का मतलब होता है कि क्रम से गुणा किया जाए। तो ये हो गया फैक्टोरियल। किसी भी संख्या का आप फैक्टोरियल आप बता सकते हो, फैक्टोरियल की वैल्यू आप बता सकते हो। इसके साथ में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। जीरो फैक्टोरियल जो होता है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और ये जो फैक्टोरियल है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये फैक्टोरियल आपने जो लिखा हुआ है, जैसे n फैक्टोरियल लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही है। n फैक्टोरियल अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, ये इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि फैक्टोरियल आगे इसमें यूज आने वाला है, इसलिए हम फैक्टोरियल का नॉलेज ले रहे हैं। अब किसी भी को देखो, जैसे उदाहरण के साथ में समझाना चाहूँ तो आपके पास है 4 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी यहाँ से देखो ये 4 जो लिखा हुआ है, ये लिखने के बाद अगर मैं ये देखूँ तो ये क्या है, ये 3 फैक्टोरियल ही तो है, ये 3 फैक्टोरियल ही तो है। यानी 4 की वैल्यू अगर हमें देखूँ तो 4 गुणा 3 फैक्टोरियल आ सकती है। जैसे अगर और उदाहरण लूँ मैं, 6 फैक्टोरियल है आपके पास, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर 5 फैक्टोरियल लिखूँ तो 5
गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 5 फैक्टोरियल ही तो है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। इसी तरह किसी भी संख्या को, जैसे 12 फैक्टोरियल हुआ, 12 का फैक्टोरियल हुआ तो आप उसको लिखते हैं 12 गुणा 10, 12 गुणा 11 का फैक्टोरियल आप उसको लिख सकते हैं। 25 फैक्टोरियल हुआ तो 25 गुणा 24 का फैक्टोरियल आप उसको लिख सकते हैं। मतलब एक कम करके भी फैक्टोरियल आप लगा सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, आप तो इसको चाहे 5 फैक्टोरियल जो है उससे आगे 4 तक लिख के 4 के साथ भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। कहने का मतलब मैंने इतना बोला कि n फैक्टोरियल को n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें थी जो फैक्टोरियल से रिलेटेड थी, आप इनको नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल में ये चीज़ें यूज होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट कर ली। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इतनी देर में हमने परम्यूटेशन की बेसिक सेंस ली कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है तो किस प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है। फिर फैक्टोरियल आया, आपने फॉर्मूला यूज़ किया, तो जो फैक्टोरियल आया उस फैक्टोरियल को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, फैक्टोरियल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल की क्या क्या वैल्यू होती है और फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखा। अब बढ़ेंगे हम धीरे धीरे लेवल 1 से क्वेश्चंस की तरफ। जो एग्जाम में आपके आएंगे वो क्वेश्चंस किस प्रकार की आएंगे वो देखो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा है FRIENDS, फ्रेंड्स शब्द। ये फ्रेंड्स शब्द लिखा हुआ है, फ्रेंड्स वर्ड लिखा हुआ है, से 4 अक्षरों को चयन किया जाता है तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। से 4 अक्षरों को चुना जाता है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले मैं समझाता हूं कि इसको कैसे करना है। देखो, फ्रेंड्स शब्द से 4 अक्षरों को चुनना है, उनको चुन लिया, ये तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब उन 4 अक्षरों का अरेंजमेंट करना है। उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वो जो 4 अक्षर आप चुन लो। मान लो आपने कोई से भी 4 शब्द चुन लिया, मान लो RIEN चुन लिया। अब इसको भी तो कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। R पहले हो सकता है, I पहले आ जाए, R बाद हो, R आगे हो, R पीछे हो, तो इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ये कहना चाह रहा है। इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है ये, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है कि यही 4 शब्द है, ये भी तो फिक्स नहीं है कि यही 4 शब्द है। कोई से भी 4 शब्द चुने जा सकते हैं और उनको अरेंज करना है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था, NPR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। यानी n तो टोटल कितने हैं, देखो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है इसमें जो है आपके 7 अक्षर है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 7, इसमें 7 अक्षर है। r क्या, r जो हमें चाहिए, जो हमें चयन करना है, हमें 4 अक्षरों का चयन करना है, तो r क्या आ गया, यहाँ से r आ गया 4। बस यही इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। देखो टोटल n की वैल्यू आ गई 7, हमें 4 का चयन करना है, r आ गया 4। फॉर्मूले में रखना है 7p4, 7p4 ऊपर क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल बटे नीचे क्या लिखते हैं n माइनस r, 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस r, तो r की वैल्यू तो 4 है ना, फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। आपने लिखा सिर्फ फॉर्मूले में रखा n फैक्टोरियल मतलब 7 का फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल की आप वैल्यू जानते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा
4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ देखो 5 के 20, 20 को 6 से गुणा करोगे 120, 120 को 7 से गुणा करोगे तो 82 84, 840 तरीके आएंगे, 840 वेज आएंगे, 840 तरीके आएंगे। इनको जो 4 शब्द आपने चयन किया ना, उनको अरेंज करने के 840 तरीके आएंगे। देखो यहाँ हम अभी क्या है, इसको शुरू ही कर रहे हैं, तो पूरी चीज़ें लिख लिख के बता रहे हैं। आगे क्या होगा कि मैं यहाँ बता दूंगा कि इन 3 को लास्ट में 3 से काट सकते थे, कैसे काट सकते थे, वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। ये बताओ कि ये क्वेश्चन सबके समझ आया कि नहीं आया? जैसे कि आपको आ जाए कि 7 लोग थे, उनमें से 4 अक्षरों का चयन करना है। ये तो बोला 7 शब्द से 4 अक्षर, ये जो शब्द है 7 अक्षरों का, इससे 4 अक्षरों को चयन करना है, ठीक है। इसकी जगह आपको कुछ भी बोल देता, मान लो कि ये तो आपको ये बोला, आपको ये बोल दें इसकी जगह कि 7 लोगों में से 4 लोगों का चयन करना है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हो आप 7 लोगों में से 4 लोगों का चयन करना है। चयन किया जाता है, उन्हें कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, उन्हें कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, ये आ जाता, फिर बिठाया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन होता तो भी आंसर सेम होता। 7 लोग हैं, उनमें से 4 को लेना है, मतलब 4 जगह हैं और 4 लोगों को बैठाना है, तो वही कितने तरीकों से बैठा सकते थे? 7p4। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसको आप करोगे जल्दी से करेंगे इसको, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैंने लिखा TIGER, टाइगर शब्द में से दो अक्षरों का चयन किया जाता है या 3 अक्षरों का मान को चुना जाता है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहां क्या होगा, n की वैल्यू, आपके फॉर्मूला था NP(r) फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को मैंने कहा था ऐसे साइन से भी दर्शाया जा सकता है, तो यहाँ पे हमने इसको इसी साइन से दर्शा लिया। n की वैल्यू क्या है, टोटल कितने अक्षर है? 5, तो n आ गया 5। कितने को चयन करना है, यानी r आ गया 3। कितने तरीकों से? 5p 3 फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्या आ गया 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को लिख दिया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे लिख दिया 2 गुणा 1। ये कट रहा है, 60 तरीकों से इनको अरेंज किया जा सकता है ऐसे। यानी जो आप 3 अक्षर लोगे, 3 अक्षरों को ले तो लिया, ये तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनको अरेंज करना है। फिर वो अरेंज कितने तरीकों से किया जा सकता है, वो जो अरेंजमेंट होगा वो नया शब्द होगा। अब उस नए शब्द का मीनिंग हो या ना हो वो डिफरेंट चीज है, लेकिन वो शब्द नया होगा, ठीक है। अब देखो सेम एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पे बेस्ड। फादर जो वर्ड है शब्द से तीन अक्षरों को चुना जाता है। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
अब उन जो भी शब्द बनेगा ना उसका चाहे मीनिंग हो या ना हो, उनका कोई अर्थ हो कि ना हो, वो शब्द होना चाहिए, चाहे वो बिना अर्थ का हो या अर्थ के साथ का हो। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये देखना है इसमें। देखो यहाँ क्या हो गया, एन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, एन हो गया 6। कितने अक्षरों को लेना है, आर हो गया 3, क्या हो गया 6p3, बस 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, क्या हो गया 120। 120 इसका आंसर हो गया। बस हमने सेम किए 3 क्वेश्चन समझाने की दृष्टि से, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आपको आ भी गया होगा समझ में। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन करेंगे, एक जो करेंगे इनसे थोड़ा सा अलग होगा, है अभी भी वो भी लेवल 1 का ही, पर इनसे थोड़ा अलग है। देखो कैसे, आपके पास शब्द दिया गया है, शब्द दिल्ली, शब्द दिया गया है आपके सामने DELHI को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ये बताओ, या दिल्ली से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। आपको दिया गया शब्द दिया गया है दिल्ली, DELHI। ये पूछा इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ मान लो D है, LHIE ये भी एक शब्द है, चाहे इसका मीनिंग हो या ना हो, चाहे मीनिंग हो। तो ये एक मैंने उदाहरण देके बताया कि कैसे शब्द बनाने का क्या मतलब, कि एक तो ये, बाकी देखो एक ही है, यहाँ मैंने ED आगे कर दिया, LHI लिख दिया, ये भी कोई शब्द है, चाहे इनका मीनिंग हो कि मत हो, बोला इनसे बनाए तो जा सकते हैं ना। ठीक है जी, बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपको बोला नहीं है, इतनी देर क्या हो रहा था क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा था, इतनी देर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि इतने अक्षरों को चयन किया जाता है। जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कितने अक्षर लिए जा रहे हैं, कितने अक्षर मेंशन ना हो, ये आपके मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, मेंशन नहीं। जब ये मेंशन नहीं हो तो उसका मतलब होता है सभी को लेना है, मतलब 5 अक्षरों से। ये जो 5 दिए गए हैं आपके, इन सभी के 5 लेना है। जब दिया गया हो कि मेंशन नहीं किया गया हो कि कितने अक्षरों को लेके बनाना है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि आपको जितने उसमें वर्ड में अक्षर दिए गए हैं ना, उन सभी अक्षरों को लेके बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, n की वैल्यू क्या हुई, n की वैल्यू तो 5, और कितने अक्षरों को लेना है, कुछ मेंशन नहीं, इसका मतलब सभी को, मतलब सभी को लेना होगा। इसका मतलब r भी क्या हो गया 5, इस कंडीशन में r भी क्या हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5p5। इसको लिखोगे फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्या आएगा 5 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल। मैंने बताया 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और मैंने शुरू में लिखा ही इसलिए थी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, ताकि आप याद कर लो। अगर कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको याद होगी, ज़्यादा भी नहीं तो 6 फैक्टोरियल तक अगर आपको वैल्यू याद होगी ना, तो आप यहाँ पे बार बार फैक्टोरियल निकालना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको अगर सीधा पता होगा कि इसकी वैल्यू 120 होती है तो आप 120 आंसर कर देंगे। यहाँ अगर आपको सीधा पता होगा कि 120 होती है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो आप सीधा 120 आंसर कर दोगे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे। वर्ड है
POLICE। इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसमें भी मेंशन नहीं है कि इतने अक्षर लेने। जब इसमें मेंशन नहीं है इतने अक्षर लेने हैं, इसमें कितने 2 4 6 है, तो n की वैल्यू आ गई 6। और पूरे के पूरे लेने हैं, जब कुछ मेंशन नहीं है तो r की वैल्यू भी आ गई 6। तो इसमें लिख देंगे 6p6, 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल। 0 की वैल्यू 1 होती है और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपने याद नहीं की, मैंने कहा याद कर सकते हो। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 720 और 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब दोनों प्रकार के आपने जब क्वेश्चन किए कि जब सभी के सभी जो वर्ड में जो अक्षर दिए गए हैं, अगर सभी को जब लेना होता है तो आप चाहे इसको मत लिखो, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब सभी के सभी लेने हो ना तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसी का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। देखो क्योंकि आंसर जो आ रहा था ना वो वही आ रहा था। जब आपको दिया जाए कि पूरे के पूरे जितने शब्द में अक्षर है, अगर सारे अक्षर हमें लेने हैं तो हम ये P वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट यही होता है कि ये जितने लिखे हुए हैं ना उसका फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल लिख दोगे आप। यानी अगर इसमें 6 है तो आप लिख दोगे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो एक और समझ सकते हो इस हिसाब से। कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे अगर आपको दिया जाए REST, रेस्ट दिया गया आपको, अब इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो मेंशन नहीं किया कि इतने अक्षर लेने हैं, मतलब सभी के सभी लेने हैं, तो सभी के सभी लेने हैं। तो अभी मैंने बताया कि P वाला फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। कितने? 1 2 3 4, 4 लेने हैं तो इनको 4 फैक्टोरियल इनका आंसर होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 4 फैक्टोरियल इनका आंसर हो गया, क्योंकि ये 4 शब्द 4 अक्षर है इस शब्द में, तो 4 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं कि कितने लेने हैं, तो हम चारों के चारों लेंगे। ठीक है, ये था लेवल 1। अब हम लेवल इंक्रीज करेंगे, उसमें देखोगे कि आप क्या डिफरेंस है लेवल 1 से लेवल 2 में जाने में, क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देखोगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन है BWK बुक से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? BWK लिखा हुआ है, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। अब आप थोड़ी सी नज़र डालोगे कि ये उन प्रश्नों से अलग कैसे हैं जो इतनी देर हम करवा रहे थे, ये उनसे डिफरेंट कैसे हैं। देखो इसमें भी n तो क्या है 4, और r भी क्या है, r भी 4 है। जब मेंशन नहीं है तो सारे के सारे शब्द लेने हैं, सारे के सारे अक्षर यहाँ से लेने हैं। तो n भी 4 है, r भी 4 है, तो सर जी आंसर तो हो जाना चाहिए ना 4p4, यही तो सीखा था। या अगर मैं इसको जब n और r इक्वल होते हैं तो मैंने बताया कि अगर P वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊं तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि 4 फैक्टोरियल आंसर हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि इससे जस्ट पहले सर 4 थे, इनमें सेम क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ भी 4 फैक्टोरियल 24 हो जाना चाहिए। पर मैं कहूँगा इसका 24 नहीं होगा। तो डिफरेंस पता करना है अपने को कि इससे पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंस है। फिर अगर इसका 24 आंसर नहीं हो रहा तो इसका 24 आंसर नहीं हो रहा तो क्या डिफरेंस है। देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है चारों जो ये है अक्षर ये अलग अलग है, चारों जो अक्षर है अलग अलग है, और यहाँ पे क्या है ये देखो ओ रिपीट हो रहा है, ओ जो है वो रिपीट हो रहा है यानी रिपीटेटिव है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो जब रिपीट हो कोई अक्षर, जब कोई अक्षर रिपीट हो तब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे पता करें, ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ से तो आ गया 4p4 तो आ गया, 4p4 तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका आ गया, आपने लिख दिया 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो आपके आ गया 4 फैक्टोरियल बटा 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है 4 फैक्टोरियल। और मैंने इसको डायरेक्ट करना भी सिखाया था कि अगर 4 आपके पास लिखे हो तो 4 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। लेकिन इसका क्या करें जब वो ये आ गया, इसका ये है कि ये जितनी बार आया ना उतने फैक्टोरियल का भाग दे दो, ये जितनी बार आया ना उतनी फैक्टोरियल का भाग दे दो।
ये जितनी बार आया उतने फैक्टोरियल का भाग देना है, जितनी बार आया उतने फैक्टोरियल का भाग देना है, और ये होगा सही आंसर। सही आंसर जो होगा ये होगा, सिर्फ 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। जितनी बार रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल का भाग देना है। तो अब क्या होगा, अब क्या सर इसको काट दें, 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल कर दें, 2 कर दें? तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत। फैक्टोरियल में इस प्रकार से नहीं काटते हैं, फैक्टोरियल में इस प्रकार से नहीं काटते हैं कि 4 बटे 2 थे, दोनों के आगे फैक्टोरियल रखे थे, आपने काट दिया और 2 फैक्टोरियल लिख दिया, ये आपका बिल्कुल गलत होगा। फैक्टोरियल में आपको सोल्व करना होगा। फैक्टोरियल में आपको लिखना होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे लिखना होगा 2 गुणा 1। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, यहाँ से आ गया 12 आंसर इसका। क्या आया इसका आंसर? इसका आंसर आया सर 12। देखो फिर अगला क्वेश्चन करो ऐसा ही, ये लेवल 2 का क्वेश्चन था। आपके सामने लिखा हुआ है इंडिया, INDIA से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, देखो तो इसमें क्या है, वही n बराबर 5 है और 5 ही चूज करना है, तो आप कर दोगे 5 फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट करना हो तो ऐसे कर लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल। n जब n और r इक्वल हो तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जितने अक्षर है उतना लगा देते हैं फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। लेकिन एक मिस्टेक हो गई सर, जो हम कर रहे थे उसमें एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुआ कि i जो है ना रिपीट हो गया, ऐसे हो गया INDA, तो हमें वो चीज़ें हटानी पड़ेगी जो i के कारण चेंज हुई है, क्योंकि जब आप i और i को बदल दोगे ना तो नया शब्द नहीं बनेगा। ये क्यों करते हैं हम, 2 फैक्टोरियल का भाग क्यों देते हैं? जैसे यहाँ 2 बार आ गया तो i तो हम 2 फैक्टोरियल का भाग देंगे, तो क्यों देते हैं 2 फैक्टोरियल का भाग? इसको मैं समझाने के लिए आपको बताऊं कि जब I मान लो कि मैंने ये इंडिया लिखा हुआ था, ये इंडिया लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, आपको इस i और इस i को बदल दिया, INDIA। अब भी तो सेम ही है, अब भी तो सेम ही है, अब कोई नया वर्ड नहीं बना। नया वर्ड नहीं बना तो वो सारे वर्ड जो i को चेंज करने से, सिर्फ i को चेंज करने से बनते हैं ना, हमें उनको हटाना होगा, हमें उनको हटाना होगा। ठीक है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल का भाग दिया, क्योंकि i को बदलने से नया आप चेंज नहीं हो रहा। जैसे मान लो आपने एक बार लिख दिया INDA, इतना लिख लिया, पर नेक्स्ट बार जैसे I को बदला तो INDA रहा, मैंने सिर्फ I को बदला तो भी NDA रहा, यहाँ भी कुछ नया चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जब मैं I को बदलूं उस टाइम पे शब्द बदलेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे शब्द नहीं बदलेगा तो उनको मेरे को इसमें से हटाना होगा, तो वो होते हैं 2 फैक्टोरियल, उनका आपको भाग देना होगा। तो 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 गुणा 1, क्या आ गया 60। क्या आ गया 60, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्या किया समझ तो आ गया आपको? देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि INDIA से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको पूछता तो आप लिख देते 5P4, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, 5 फैक्टोरियल आ जाता, लेकिन मैंने कहा कि I रिपीट हो गया, तो जो रिपीट हो गया वो नीचे 2 फैक्टोरियल में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करो। ENGINEERING, इसी लेवल पे ये क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा इस लेवल पे। से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, देखो अब इसको कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो वही, ये नहीं बोला कि कितने अक्षर लेने हैं तो सभी के सभी लेने हैं, तो कितने हैं ये 2 4 6 8 और 3 11 अक्षर है, तो मैंने कर दिया 11 फैक्टोरियल। आंसर तो आपका 11 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए था, लेकिन चीज़ें क्या बदली? चीज़ें बदली ये कि ई जो है E1
2 3, 3 बार ई है, 3 बार जो है ई है, एन जो है एन 1 2, 3 बार ई एन है, 3 बार एन है। इसके अलावा जी है 1 और 2, 2 बार जी है, 2 बार जी है। आई 1 और 2, 2 बार आई है। और बाकी क्या बचा, आर तो एक ही बार है, मतलब 3 6 2 8 2 10 आर एक बार 11 बार हो गए, टोटल 11 अक्षर है तो 11 हो गए। हमारे हिसाब से आंसर 11 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ई 3 बार आ गया, तो जब ई चेंज होगा तो शब्द पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 3 बार एन आ गया तो एन चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जितने जितने बार आए उनके फैक्टोरियल का भाग दे दो, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका भाग दे दिया। ये होगा इसका सही उत्तर। 11 फैक्टोरियल को लिख लोगे 11 गुणा 10। अभी हम शुरुआती स्टेज पे हैं इसलिए इनको धीरे धीरे कर रहे हैं, पूरा लिख के बता रहा हूँ। एक बार आगे बढ़ जाएंगे और चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद इसको पूरा नहीं लिखेंगे, इसको लिखना बता देंगे। बटे 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर 2 फैक्टोरियल को लिखोगे 2 गुणा 1, फिर 2 गुणा 1। अब जो कट रहा है उसको काट दोगे, 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा पहले, फिर 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से क्या कटेगा 4 कट जाएगा, ये 4 पहले ही काट दिया मैंने, इस 4 से ये 4 कट जाएगा क्योंकि ये 4 जब इसको काटा सिर्फ 3 2 1 कटा था। अब जो बाकी बच गए उसको गुणा कर लेंगे आप। देखो 7 पंजे 35, 35 को आपको 8 से गुणा करना है, 28 आ गया, कितना आएगा 280। 8 पंजे 40 को 0, 4 8 24 4 28। क्या किया आपने 35 को गुणा किया 8 से, अब इसको 9 से गुणा कर लो, 280 को 9 से गुणा किया 0 72 7 9 दूनी 18 और 7 25। यहाँ तक आ गया आपके 2520। इसको 10 से गुणा किया तो ये आ गया 25 200। इसको 11 से गुणा करना है। अब 11 से आप चाहे तो मैन्युअली गुणा कर लो, मैं 11 से गुणा करने की ट्रिक बता देता हूँ। इसको लिख लो, 0 तो आएंगे 2 तो इस 2 को लिख लो, इन 2 को ऐड कर दो 5 2 7, इन 2 को ऐड कर दो 5 2 7 और जो लास्ट में लिखा हुआ 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 11 से मैन्युअली गुणा करके भी देख सकते हो, या ऐसे लिखते हैं कि जो लास्ट वाला लिख लेते हैं फिर 2 2 के पेयर को ऐड करते जाते हैं और लास्ट में फिर लास्ट वाला लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2,77,200 इसका सही आंसर होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? चाहे NPR से करते 11P 11 तो 11 फैक्टोरियल आता, और फिर जो रिपीट हुआ उसके फैक्टोरियल का हम भाग दे देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से आंसर आ जाएगा 2,77,200। ठीक है, ये आ गया आप सबके समझ में? तो ये हमने पहले आज लेवल 1 के किए, उसके बाद लेवल 2 के किए। हम आगे भी इसी प्रकार और लेवल बढ़ाते जाएंगे इसमें, और आगे जितने भी टाइप के इनमें बन सकते हैं परम्यूटेशन में वो सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो बताना आपको कैसा लगा सेशन, समझ में आया कि नहीं आया, और फिर हम कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।